जब भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में यही आता है कि अंग्रेजी सरकार ने हम पर राज किया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? असल में ये कहानी किसी सरकार से नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी से शुरू होती है। जी हाँ, एक कंपनी जिसने एक पूरे देश पर कब्जा कर लिया और उसकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसमें थे सिर्फ 125 शेयर होल्डर और कुल जमा पूंजी थी 72,000 पाउंड, और दूसरी तरफ मुगल भारत, एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति जिसकी आबादी 20 करोड़ थी और जो उस वक्त दुनिया की कुल जीडीपी का 25% यानी 1/4 हिस्सा पैदा करता था। ये कोई मामूली मुकाबला नहीं था, ये इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे अजीब कॉर्पोरेट टेकओवर बनने जा रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक मुट्ठी भर शेयरधारकों वाली मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी ने दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक को कैसे निगल लिया? इस अविश्वसनीय कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत छोटी सी थी। ये सब कुछ शुरू हुआ मसालों को लेकर। जी हाँ, मसाले, जो उस जमाने में सोने चांदी जितने कीमती हुआ करते थे और पूरे यूरोप में उनकी जबरदस्त मांग थी। तो बात है 1599 की। डच व्यापारियों ने अचानक काली मिर्च के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। इस बात से लंदन के कुछ व्यापारी इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाने की ठान ली। 24 व्यापारी मिले, 125 निवेशकों से पैसा जुटाया और साल के बिल्कुल आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 1599 को उन्हें महारानी एलिजाबेथ प्रथम से वो मिल गया जो वे चाहते थे, एक रॉयल चार्टर। अब ये रॉयल चार्टर क्या चीज थी? देखिए, ये सिर्फ व्यापार करने का कोई आम लाइसेंस नहीं था, ये शाही दस्तावेज था जो इस कंपनी को कुछ ऐसी शक्तियां दे रहा था जो किसी ने सोची भी नहीं थी। इस चार्टर ने कंपनी को वो ताकत दी जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। अफ्रीका के पूरब में पूरे अंग्रेजी व्यापार पर सिर्फ उनका हक, अपनी खुद की करेंसी बनाने का अधिकार, अपने कानून बनाने की छूट, और तो और अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने और किसी भी देश से जंग छेड़ने की इजाजत। मतलब ये एक कंपनी कम और एक प्राइवेट सरकार ज्यादा बन रही थी। कंपनी का पहला निशाना तो इंडोनेशिया के मसाले थे, लेकिन वहाँ डच व्यापारियों ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ दिया। इस नाकामी के बाद कंपनी ने अपना पूरा ध्यान भारत की तरफ लगाया, जो कि मसालों से कहीं ज्यादा बड़ा और अमीर बाजार था। लेकिन भारत में पैर जमाना बच्चों का खेल नहीं था। 1615 में सर थॉमस रो को मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार की इजाजत लेने में ही कई साल लग गए। इसके बाद भी कंपनी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी। पहले व्यापारिक कोठियां बनाई, फिर 1640 में मद्रास में जमीन लेकर अपना किला बना लिया। ये एक बहुत धीमी लेकिन सोची समझी रणनीति थी, व्यापार की आड़ में जमीन पर कब्जा करने। और फिर आया वो एक पल जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। वो लम्हा जब इस ट्रेडिंग कंपनी ने अपना व्यापार का नकाब उतार फेंका और एक लुटेरी ताकत बन गई। और ये सब किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश के जरिए हुआ। प्लासी की लड़ाई को जीत कहना गलत होगा, ये असल में एक कॉर्पोरेट तख्तापलट था। रॉबर्ट क्लाइव का प्लान एकदम साफ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को लालच दो कि तुम्हें अगला नवाब बना देंगे। इलाके के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ से साजिश के लिए पैसा लो और फिर युद्ध के मैदान में नवाब को धोखा देकर पूरे बंगाल पर कब्जा कर लो। प्लासी के बाद जो हुआ वो इतनी बड़ी लूट थी कि हमारा हिंदी का शब्द लूट अंग्रेजी भाषा का हिस्सा बन गया। ये एक शब्द ही काफी है ये बताने के लिए कि कंपनी का असली इरादा क्या था। इसके बाद कंपनी ने एक बहुत ही चालाक रणनीति अपनाई। वो खुद गद्दी पर नहीं बैठते थे, वो एक कठपुतली नवाब को बिठाते थे और पर्दे के पीछे से सारा खजाना और सारा राजस्व कंट्रोल करते थे। मतलब फायदा सारा कंपनी का और जिम्मेदारी कुछ भी नहीं। प्लासी की कामयाबी के बाद तो कंपनी के हौसले बुलंद हो गए। अब उन्होंने इस लूट के मॉडल को और बड़े पैमाने पर पूरे भारत में फैलाना शुरू कर दिया। ये अब व्यापार नहीं था, ये एक पूरे देश के संसाधनों को निचोड़ने का एक सोचा समझा ऑपरेशन था। 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी के हाथ वो जैकपॉट लगा जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। उन्हें मिले दीवानी अधिकार। आसान भाषा में कहें तो भारत के सबसे अमीर सूबों बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सारा टैक्स वसूलने का हक अब सीधे सीधे कंपनी को मिल गया था। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि 1765 के बाद बंगाल का 100%
जी हाँ, पूरा का पूरा टैक्स रेवेन्यू अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजोरी में जा रहा था। भारत के सबसे अमीर सूबे का पूरा वित्तीय कंट्रोल अब एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में था और इसके नतीजे बहुत भयानक थे। 1770 में बंगाल में एक जबरदस्त अकाल पड़ा जिसमें कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन इस त्रासदी के बीच भी कंपनी ने टैक्स वसूलना कम नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया। उनके लिए मुनाफा लाखों इंसानी जानों से ज्यादा कीमती था। अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि इन लगभग 200 सालों में पहले कंपनी ने और फिर ब्रिटिश सरकार ने भारत से आज की कीमत के हिसाब से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की दौलत लूटी। ये आंकड़ा इतना ज्यादा है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, कंपनी का ये राज हमेशा नहीं चला, लेकिन इसने दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी महसूस की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे हुआ। 1857 में कंपनी के खिलाफ पूरे भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह ने कंपनी की जड़ें हिलाकर रख दी। तब जाकर ब्रिटिश सरकार ने सीधे दखल दिया। 1858 में कंपनी को खत्म कर दिया गया और भारत का पूरा कंट्रोल, सारा इलाका, सारा राजस्व सीधे ब्रिटिश राज के हाथों में चला गया। यानी मैनेजमेंट बदल गया पर लूट का सिस्टम वही रहा। और ये बात हमें आज की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि भारत से लूटा गया यही पैसा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव बना। इसी पैसे को ब्रिटेन ने अमेरिका और यूरोप में इन्वेस्ट किया और आज की जो मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी बुनियाद में कहीं ना कहीं ये लूट शामिल है। तो आखिरी सवाल ये है कि जिस कंपनी ने कभी दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर राज किया, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिर हुआ क्या? क्या वो बस इतिहास के पन्नों में खो गए? और यहीं पर इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प और व्यंग्यात्मक मोड़ लेता है। आज वही ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूद है, लेकिन उसके मालिक एक भारतीय उद्यमी संजीव मेहता हैं और ये कंपनी अब लग्जरी चाय, कॉफी और खाने पीने का सामान बेचती है। शायद यही वक्त का फेर है जो हमें इतिहास के अजीब चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।